हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला को ढेर सारा प्यार। तो गाइस फाइनली मैं आज व्लॉग लेके आ गई हूँ जिसका था आप लोगों को बहुत लंबे टाइम से इंतजार। मुझे भी था मेरे जर्नी व्लॉग का, लेकिन ना टाइम नहीं मिल पा रहा था तो बना नहीं रही थी। और लोग कमेंट करते थे कि कब आएगा, तो मैं ऐसे ही तामा देती थी जल्दी आएगा जल्दी आएगा। तो आज मैंने टाइम निकाल लिया और अभी ना 11 बज रहे हैं, तो मेरे को 11 बजे का टाइम मिला। और दोस्तों आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज आ रही है क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बीच बीच में सिकान भी आ रहा है, तो नाक भी पोंछूंगी, है ना, पहले ही बता दे रही हूँ। और आवाज़ भी आज आपको पता ही है थोड़ी बदली बदली सी आ रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे यहाँ तक की मेहनत, जो भी मैंने मेहनत की यहाँ तक आने, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसका आप लोगों को स्पेशली मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतजार था, पर मैं बना नहीं रही थी। तो आज वो व्लॉग मेरी जर्नी का मैं आपके लिए लेके आ गई। तो दोस्तों मैं जो व्लॉग बना रही हूँ ना, इसका ये मकसद नहीं है कि मतलब आप लोगों ने मुझे कमेंट किया तो मैं बना दूँ। मैं आप लोगों के साथ ना सच में शेयर करना चाहती थी कि मतलब मैंने इतना कुछ फेस किया है। तो मैं नहीं चाहती, अभी भी हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, लड़कियों को काफ़ी रोक टोक होती है कि ये मत करो वो मत करो, जल्दी शादी कर देते हैं। तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ जो मेरे साथ हुआ, मैंने फेस किया। तो बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ना गाइस गोप्रो भी आ गया था ना, तो थोड़ा मूड चेंज हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना हम गोप्रो से वीडियो शूट किया जाए। तो फाइनली आज मूड बना तो बना ही दिया व्लॉग। और ना अभी कई लोग तो ऐसे हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं, लेकिन उनको ना सच में ये पता ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। जैसे मैं वीडियो डालती हूँ ना, उस पर भी कई मतलब बहुत वीडियो के बाद कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से हैं कहाँ से हैं। तो मैं बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इसमें नए लोग भी जुड़े हुए होते हैं। तो गाइज़ मैं उत्तराखंड चंपावत के अंदर लोहा घाट है, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह है बिसंग, कईयों ने तो नाम भी सुना ही होगा, है ना। और कई लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे बिसंग नाम सुन के फेमस लोग हैं ना बिसंग के। तो मैं वहाँ से हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो ये बिसंग नाम है ना, कई लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ना ये एक सबसे बड़ी मोटिवेशन यहीं से मिली है। हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं ना कि मतलब यहाँ पे हर घर से एक ना एक फौजी ज़रूर होता है। कईयों की तो पूरी फैमिली है, मतलब पापा थे तो उनके बच्चे हुए, जितने भाई हैं सारे फौज में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों से मिली। और उनको ही देख के मेरे को भी लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। हमारे घर में भी कोई फ़ौजी नहीं। और दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जो लोग फ़ौज में हैं वही देश सेवा कर रहे हैं। मतलब एक किसान से लेके ना जो बड़ी सी पोस्ट में बैठे हैं वो सब देश सेवा कर रहे हैं। आप भी देश सेवा कर रहे हैं, काम छोटा हो या बड़ा सब देश सेवा है। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं ना, मैम आप ग्रेट हो, आपके लिए सल्यूट है, आप देश सेवा कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी, चाहे किसान भी है ना, तो सबसे बड़ा देश सेवक तो वही है। क्योंकि जब वो अपने खेतों में उगाते हैं तब हम लोग खाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जो फौज में होते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं वही देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाँ जो बिसंग के लोग हैं ना, उनमें एक क्रेज है फौज में जाने के लिए, बहुत मेहनती होते हैं, पहाड़ी हैं, सुबह सुबह दौड़ते हैं। तो उनको जुनून है, जोश है, तो वो लोग हैं, हर घर से हैं फौज में। तो मेरे पहले मोटिवेशन वही लोग हैं। जुकाम हो रहा है ना, तो बीच बीच में नाक साफ भी करनी पड़ रही है। तो गाइज़ जो मेरे इलाके के लोग हैं ना, उनसे पहले तो मेरे को मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, है ना। मेरे परिवार का मेरे यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि तब ऐसा होता था कि मतलब मेरे को 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उन दिनों शादी कर देते थे 10th या 12th है। और मेरी फैमिली को भी बोलते थे कि कहाँ लगी हो, क्या कहते हैं, शादी कर दो, ऐसा बोलते थे ना बहुत सारे लोग। लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट दिया। अगर आज मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो अपने फैमिली की सपोर्ट की वजह से। गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के लिए। जब वो कुछ करता है तो ना, तो परिवार की बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है। तो मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। क्योंकि जब मैं 12th कर रही थी ना, तो मतलब मेरी जॉब को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, 12th करते ही 10th कर जैसे ही कोई 10th या 12th करता था तो शादी कर देते थे। तो मेरी शादी नहीं की क्योंकि मुझे कुछ करना था अपने लिए, अपने परिवार। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो ये सफ़र हुआ जब मैंने 12th किया था। मतलब मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे फोर्स में जाना था, क्योंकि बचपन में तो हमें पता ही नहीं होता है ना कि हमें करना क्या होता है। जब हम 10th के बाद थोड़ा ऊपर उठते हैं तो तब हमें पता लगता है कि हमें क्या करना है। तो जैसे ही मैं 12th में गई ना, उसके बाद 12th कर लिया, तो वो वर्दी के लिए ना मतलब इतना क्रेजी थी ना। उसके बाद जब मैं कॉलेज जाती थी तो वहाँ से आते थे, तो लोहाघाट से ना गाड़ियाँ जाती थी आईटीबीपी आर्मी वालों की, वहाँ पे काफ़ी फोर्सेस हैं। तो हम ना उनको बाय करते थे, वो लोग फौजी पीछे जा रहे होते थे गाड़ी में, तो बाय करते थे। तो इतना अच्छा लगता था, तो सोचती थी कि
काश मैं भी यहाँ पे होती। और 12th करते ही ना मैं जब कॉलेज कर रही थी तो मैं सिलाई भी सीखती थी। तो वहाँ पे क्या कहते हैं वो यूनिफॉर्म आती थी प्रेस के लिए या फिर रिपेयरिंग के लिए, तो मैं पहन के ना फ़ोटो खिंचवा लेती थी। एक यूनिफॉर्म वाली पिक तो है अभी भी मेरे पास। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब मैं पागल थी वर्दी के लिए। तो उसके बाद 2015 में एसएससी के फॉर्म निकले, तो फिर मैंने फॉर्म डाल दिया। और घर वाले तो यही बोलते थे कि कहाँ होता है, पैरों में इतनी दर्द होती है, बोलती है कहाँ कर पाएगी तू। लेकिन मैंने नहीं मानी, मैंने कहा मुझे करने दो प्लीज़, और मैंने ना तैयारी शुरू कर दी। और दोस्तों जब फॉर्म भरा तो उसके बाद मतलब मैं फॉर्म भरने से पहले से भी रनिंग करती थी सुबह उठ के, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे लड़के दौड़ने जाते थे ना, आर्मी की भर्ती की तैयारी करते थे, तो मैं भी जाती थी। बहुत टाइम तक कोई साथ में भी आया, कभी लड़कियाँ आती थी, कभी भाई लोग आते थे, लेकिन मतलब लॉन्ग टाइम तक कोई नहीं आता था। तो फिर बहुत टाइम बाद तो ऐसा भी हुआ कि मैं अकेले जाती थी, और कभी कभी तो डर भी लगती थी। वो ऐसा होता है ना कि जहाँ पे कोई एक्सपायर हुए रहते तो ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे ही आ रहा है, तो वहाँ पे इतना तेज़ भागते थे। तो मैं अकेले भी गई हूँ। और ठंड के दिनों में तो थोड़ा लेट भी जाते थे तो चलता था, लेकिन गर्मियों में मैं ना जल्दी चले जाती थी, क्योंकि जल्दी उजाला हो जाता था, सब लोग उठ जाते थे। तो मैं उन लोगों के उठने से पहले दौड़ के आ जाती थी, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं ना, पता ही है, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। तो मैं उन लोगों के उठने से पहले ही दौड़ के आ जाती थी। और दोस्तों तब ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे, बहुत बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स थी। तो अब तो फिर भी इन 4-5 सालों में ना टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया आज गाइज। अब तो ना फिर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है। 5-6 साल पहले की बात कुछ और ही थी, अब तो इतना बढ़िया हो गया ना, सब लोग तैयारी करते हैं। मतलब लड़कियां ना जाना है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उनको घर की तरफ से भी। लेकिन उस टाइम पे वक्त ही ऐसा था, है ना, लेकिन उस टाइम पे टाइम ही कुछ ऐसा था, माहौल ही ऐसा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने किया कुछ ना कुछ। तो गाइज फिर उसके बाद ना मैंने फॉर्म फिल किया, तो मेरे फिजिकल की डेट आ गई, और मैं थी और मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों के फिजिकल की डेट आई थी। तो क्या कहते हैं वो हमारे घर आई थी। वो पहाड़ों में होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे कोई घर में एक्सपायर होता है तो वो लोग तेल में बनी हुई पूड़ी वगैरह कुछ बनाते नहीं है 1 साल तक, जब तक बरसी नहीं होती है। तो उसके दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो वो हमारे घर आई और बोली कि हम हरिद्वार जा रहे हैं ना, हरिद्वार में था मेरा फिजिकल। तो बोली खजूरें बनाते हैं, हमारे यहाँ जब भी कोई बाहर जाता है ना तो खजूरें बनाते हैं। तो हम भी छोटे ही थे, तो बड़ा शौक हो रहा था, है ना, भर्ती में जा रहे हैं तो खजूरें बना के ले जाते हैं करके। तो बोला हमारे घर में तो बनाने जैसा नहीं है, तुम्हारे घर में बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो क्या कहते हैं मम्मी खजूरे वाला वो आटा बना के गई थी और खेत चली गई थी, और बोल के गई थी कि मेरे आने तक कुछ मत करना, मैं आने के बाद खुद ही बनाऊंगी। पर वही होता है ना तौला आट, है ना, रही होना है। मम्मी के आने तक मतलब हमने कहा, उसने बोला चल हम बनाते हैं, तू तलना, मैं बेल के काटती हूँ। ऐसे बर्फी जैसे पीस कट करने होते हैं। कई लोगों ने तो खाए भी होंगे खजूरे, और कई तो दोस्त मेरे पहाड़ के ही होंगे, सबको पता ही है मैक्सिमम लोगों को। तो वो नीचे कटिंग कर रही थी बेल के, और मैं ऊपर तल रही थी। और ना एक भजाली पूरा 1-1.5 लीटर तेल होगा उसमें, ऊपर स्लीप में गैस था, तो मैं वहाँ पे तल रही थी। तो 1-2 घान निकाल दी थी, मतलब 1-2 बार डाल के निकाल दिया था, इतना गर्म तेल था। तो उसके बाद जो डाली, तो मेरे गर्मियों के दिन थे, मई जून का टाइम था, तो मेरे मामा के बच्चे आए थे, छुट्टी थी उनकी स्कूल की, तो वो पहाड़ आए थे। तो उसने बोला दीदी खजूरे कैसे बने दिखाओ। तो मैंने बोला उधर को जा, क्या बोलते हैं, जल जाएगी। तो मेरे हाथ से वो करछी होती है ना, उसमें लगा, कढ़ाई ऐसे पलटी, और पूरा तेल मेरे पैर में, भाई साहब 1-1.5 लीटर पूरे लेफ्ट वाले पैर में, यहाँ थाई से नीचे पैर के अंगूठे तक चले गया। और ऐसा जलाना, फफूले उठ गए उसी समय, ऐसे क्या कहते हैं पूरा पैर फूल गया। मेरी तो रोते रोते हालत ख़राब हो गई। और उसके अगले ही दिन जाना था। अब क्या, मम्मी खेत गई थी, और उसके सुबह ना हमारे घर में मिर्च कूटी थी, लाल वाली मिर्च है ना, सब्जी में डालते हैं। तो मेरी दादी ने ना वो मिर्च का डब्बा पूरे मेरे पैर में उलट दिया, बोला डहा को डहा ही ख़त्म करता है। तो उसके बाद तो भाई साहब ऐसी जलन हुई, मैं पूरी रात सोई नहीं। और मैंने ना अपने घर वालों को किसी को पैर नहीं दिखाया कि मेरे को ये लोग जाने नहीं देंगे करके। बस मैंने इतना बताया कि जल रखा है, लेकिन वो ना फूल के जैसे स्किन है ना, इतना बड़ा हो गया था, और इसमें पूरा पानी भर गया था। तो रात भर उसमें इतनी जलन हो रही थी, और मैं आंगन में घूम रही थी। तो और मेरी दोस्त बोलती थी मेरे को, तू आएगी ना आएगी ना, फ़ोन भी करके बार बार पूछ रही थी पैर कैसा है, तू आएगी ना। तो मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं आऊँगी। और अगले दिन ना मैंने किसी को नहीं बताया, मैं फैला वाला पटियाला पजामा पहन के चल दी हरिद्वार के लिए।
तो दोस्तों उसके बाद मैं हरिद्वार चले गई, पहुंच गई और आज जैसे पहुंची सुबह, आज पूरे दिन रेस्ट किया और मैं ना पैदल ऊपर भी गई, कौन सी मनसा देवी है ना, पैदल गई। तो क्या कहते हैं, उसके बाद वहां से आई तो मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था और जो फफूंदे उठे थे ना वो फूटने लग गए थे और उनमें से चलती थी ना ऊपर मनसा देवी के पहाड़ों में तो ऐसे तरंगे बहती थी पैर से नीचे को, फफूंदे फूटते थे तो पानी बहता था, पूरा पैर जला था। तो फिर क्या बोलते हैं, मेरी चप्पल भी फिट नहीं आती थी, मेरा पैर इतना मोटा हो गया था, मैंने बड़े 8-9 नंबर की चप्पलें ली। तो फिर मैं गई वहाँ फिजिकल देने, तो उस दिन मैंने लोवर पहना। तो कितना था, 16 जून था, इतनी गर्मी थी हरिद्वार में और दिन में 12 बजे दौड़ाया हमें। तो मैं दौड़ रही थी और फिर मैं ना थोड़ा दौड़ी और पैर में बहुत दर्द होने लग गया था, गर्मी भी थी, रुक गई आधा दौड़ के। फिर मेरे को याद आया तो मैंने बोला अगर मैं घर ऐसे गई तो मेरे को ना घर वाले मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, तो कि तू ऐसी हालत में गई क्यों है, ये तो होना ही था, तू गई क्यों, तूने बताया नहीं, मेरे को उल्टा गाली देंगे। तो फिर वहाँ पे एक कोई फौजी खड़े थे, उनने बोला अरे अभी टाइम है दौड़ो। तो मैंने ना दोस्तों तान दी, पूरी तड़ी खोड़ी मोड़ी लगा के तान दी और जैसे ही पहुंची ना बिल्कुल गिर गई और पैर में से घुटने में मोटी पपड़ी लगी थी ना, उसमें बीच से वो फट गई और उसमें से ना पस निकलने लग गया। अब वहाँ ग्राउंड की जितनी मक्खियाँ थी ना वो मेरे पैर में बैठ गई। तो मेरे को शर्म भी आती थी, मैं ऐसे हाथ से ढकती थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे ना, तो कई तो पूछते भी थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पूरी मक्खियाँ भिनभिना रही थी भाई, वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। पर जो भी था अच्छा ही था। फिर उसके बाद फिजिकल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, शाम हो गई। उसके बाद मैं गई रूम पे और फिर हम शाम को गाड़ी में बैठ के घर को आ गए। तो घर आई तो पूरा पैर फट गया और उसमें पपड़ी लग गई। फिर तो मेरा घुटना ना फोल्ड भी नहीं होता था। तो फिर मैंने घर जाके दिखाया तो मम्मी ना रोने लग गई, बोली इसने पैर ही नहीं दिखाया और ऐसे में भी फिजिकल निकाल दिया। वो ही रोने लग गए सब हैं, थोड़े इमोशनल हो गए। फिर मेरे को ले गए वो लोग हॉस्पिटल, क्योंकि पक गया था पूरा पैर ना। पर उसमें मैंने हरिद्वार में गंगा स्नान कर दिया तो मछली वाला पानी में बोलते हैं ना पक जाता है, तो पूरा पस भर गया था, पैर खराब हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे ना 1 महीने का बेड रेस्ट दिया। मतलब मैं 1 महीने तक उठी नहीं, पूरे 1 महीने बाद जब पूरे पैर की खाल निकली उसके बाद मेरा घुटना फोल्ड होने लग गया था, इतना ज़्यादा जल गया था, पूरा छिल गया था। और दोस्तों उसके बाद फिर मेरा रिटर्न हुआ अक्टूबर में, रिटर्न भी क्वालिफाई हो गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया, फिर मेडिकल भी क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा इसका ना एसएससी का प्रोसेस लेट होता है तो ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लगा। तो फिर एक टाइम में तो ऐसा हो गया था कि अब नहीं आएगा, है ना, उम्मीद ही नहीं थी। तो फिर मैं कोचिंग करने लग गई थी। मैंने सोचा मैं किसी अदर सर्विस की तैयारी करती हूँ, मैं किसी अदर जॉब की तैयारी करती हूँ। लेकिन 2-3 महीने कोचिंग की और तब फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था, रोज़ चेक करती थी मैं एसएससी की वेबसाइट, लेकिन कुछ नहीं था। तो उस दिन ना मैंने चेक भी नहीं किया था और रात के 11 बजे थे। तो मेरे को एक फ़ोन आया, एक भैया थे, तो उनने बोला लक्ष्मी एसएससी का रिज़ल्ट आ गया है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तेरा नाम आया है, देख ले। तो मैंने देखा तो इतनी खुशी हुई ना, 11 बजे थे। फिर मैं उधर गई, मैंने पापा वाला दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि पापा मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो सब लोग उठ गए, तो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे और अच्छा भी लग रहा था। तो गाइस उसके कुछ ही दिनों बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था मई में, 4 मई को, और 19-20 मई को मैं घर से चली गई थी, 22 मई को मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी। तो ये था मेरा सफ़र। बहुत सारे, अभी कहने में तो कुछ नहीं लग रहा है ना, लेकिन जब वो समय था ना, उस टाइम पे बहुत झेला है ना, बहुत बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए और काफ़ी मुश्किल टाइम था उसमें कुछ टाइम। तो लेकिन फाइनली हो गया सिलेक्शन, तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे इतना सपोर्ट किया था। लोग बोलते भी थे शादी कर दो शादी कर दो, लेकिन मैंने बोला था बस 1 साल दे दो, उसके बाद जिससे बोलोगे ना उससे शादी कर लूँगी, बस 1 साल दे दो। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, तो फाइनली मेरी जॉब लग गई। दोस्तों आज तो थोड़ी भी ठंड होती है ना तो उठने में कैसा होता है, आजकल मैं सोचती हूँ हाय मैं इतनी ठंड में उठ के कैसे दौड़ने गई होंगी, कैसे क्या किया होगा। थोड़ा जोश होता है ना कुछ करने का, तो मैं करती थी और मुझे ना तब कुछ नहीं दिखता था, ठंडा गर्मी कुछ नहीं दिखता था, मैं जाती थी दौड़ने। तो दोस्तों ज़िंदगी में दुख तकलीफ मुसीबत वाली परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमें इससे भागने की जगह अपना हौसला बनाए रखना है। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले, कुछ नहीं है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और देखो ना सोशल मीडिया, लोग यूट्यूब से
मैं तो मतलब देख के हैरान हूँ कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। व्लॉगिंग में ही देख लो या फिर किसी अदर स्किल में ही देख लो, है ना। हर इंसान में ना एक हुनर जरूर होता है। अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे पता है कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। लोग तो कहते हैं ना पैसे आने लग गए, चैनल चल गया, लेकिन मुझे पता है ना कि जॉब के साथ साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों कुछ करो, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, है ना। हर किसी के पास हुनर है। आप लोग पार्लर का कर सकते हैं, जो लोग अच्छा मतलब अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, ट्यूशन क्लास देते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस दो, लेकिन खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। बुटीक का है, पार्लर का है, बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ मास्टर है ना, तो उस पर बना दो कंटेंट। यूट्यूब में बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं यही नहीं बोलती कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो आप लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बहुत सारी साइड है और इतना अच्छा ऑफर है आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने का, है ना। तो खाली मत बैठो दोस्तों, प्लीज़ खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। और दोस्तों मैं सभी से, सभी माँ बाप से, सभी भाइयों से ये बोलना चाहूँगी कि जो भी बेटियाँ कुछ करना चाहती है ना, तो उनको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। मेरी ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, जो भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर की बेटियों को सपोर्ट करें। लड़कियाँ ना आजकल कुछ भी कर सकती हैं, हर जगह देख रहे हो लड़कियाँ कहाँ आगे आगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़ी पोस्ट पे हो, छोटा भी काम होता है, हर कोई सेवा ही होती है ना। तो उनको सपोर्ट करो। और कोई अगर हमारे अंदर हिम्मत है और जोश है ना करने का, हम चाहते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो हम खुद हैं। तो गाइस सपोर्ट करो। और किसी को भी ना, लड़का हो या लड़की, सपोर्ट तो फैमिली को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। जब हम कुछ करते हैं ना तो तब हमें सबसे पहले हमें अपने परिवार की ज़रूरत होती है। अगर परिवार सपोर्ट करता है तो फिर हमें फील नहीं होता है कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो वाला होता है ना। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फिट रहो। और जो मेरे भाई बहन बोल रहे थे ना कि जर्नी व्लॉग लाओ, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो गाइज़ ये रहा जर्नी व्लॉग। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और गाइज़ मेरी फैमिली ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सपोर्ट किया ना, अब मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत है। और गाइज़ अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा ना, तो मैं और आगे जाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ये बेल आइकन ना ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।